हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्ज़ाम टिप्स। एग्ज़ाम टिप्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी साइंस की क्लास नंबर 3 है। ओके, साइंस की क्लास नंबर 3 है। पहली बात, साइंस की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, SCIENCE। ओके मैं इससे कलर चेंज कर लेता हूँ। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं पहले ही कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ये जो हमारी क्लास है, ये 6 से जो भी 12 तक के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वे 8 के हों, 9 के हों, 10 के हों, 11 को 12 को हों, सभी के लिए, या जो भी तैयारी करते हैं नौकरियां पाने के लिए, ठीक है, सरकारी जॉब के लिए, उनके लिए भी है। इसके साथ साथ ये हम लोग जो भी विद्यार्थी अभ्यर्थी जो भी हैं तैयारी करते हुए यूपी टेट की, यूपी टेट अध्यापक बनने के लिए पात्रता पास करनी पड़ती है हर स्टूडेंट को। ठीक है, तभी सरकारी अध्यापक बनते हैं। फिर होता है इसी में सुपर टेट, सुपर टेट। इसके साथ साथ राज्य में होते हैं एस टेट, मतलब बिहार का जो बिहार का टेट होता है उससे हम बोलते हैं एस टेट। ठीक है, एस टेट बोलते हैं हरियाणा टेट। यानी जो विभिन्न प्रकार का टेट होते हैं उनमें भी साइंस पूछी जाती है। और देश की कोई ऐसी मतलब एग्जाम ना हो जिसमें साइंस ना पूछा जाता हो, तो साइंस को हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इसी चैनल पर हिंदी की आप लोगों की प्लेलिस्ट बनी है और हमने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। के साथ साथ इसी पर हिंदी की वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बनी है, उसके साथ साथ इसमें प्लेलिस्ट बनी है साइंस की बनी है और इसमें भूगोल की। तो अगर जिन विद्यार्थियों का भूगोल है 8 में, 9 में, 10 में, सभी में भूगोल पूछ जाता है। जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं देश में, जिनको पास करके विद्यार्थी नौकरियाँ सरकारी पाते हैं, उनमें भूगोल, हिंदी और साइंस कंपलसरी होती है, पूछी जाती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम ये अच्छा कंटेंट पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और जो कंटेंट आपको जो दिया जा रहा है ना, ये मक्खन है पूरा। ठीक है, और ये 1-1.5 घंटे क्लास का है, आपको दिया जा रहा है मात्र 15 से 20 मिनट में, और आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक में अगर अब आप बने रहेंगे तो इस वीडियो से कितने प्रश्न भविष्य में आपके एग्जाम में बनेंगे उनको मैं प्रॉपर तरीके से डिस्कस करता चला जाऊँगा। तो ठीक है, हो गया। अब लोग सोच रहे होंगे कि कैसा व्यक्ति है, भाषण में भाषण देता चला जा रहा है, क्लास स्टार्ट नहीं कर रहा है। तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और केशकत्व। ठीक है, अब केशकत्व किसे कहते हैं? अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, फिर मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। ठीक है, जैसे हमारे पहले जो आज से 15-20 साल पहले हमारे घरों में दिए होते थे ना, दिए, और वहाँ पर एक पतली सी नोक लगी रहती थी, और वहाँ पर कपड़ा मतलब राउंड करके डाला जाता था और ऊपर निकला होता था, और इसमें केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल भरा होता था। ठीक है, और जैसे हम जलाते थे उसमें आग पकड़ लेती थी और वो जलता था। ठीक है, समझिए क्या? अब कैसे? क्योंकि कपड़े में जो मिट्टी तेल जो ऊपर की चल रहा है ऊपर की ओर, वही केशकत्व है। ठीक है ना? इस उदाहरण से आप कभी केशकत्व की परिभाषा को आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब केशकत्व क्या है? लिखा है किसी पतली नली, किसी जो पतली नली है उसमें ऑलरेडी यहाँ पर होता है ना बर्नर के थोड़ा ऊपर, और यहाँ पर कपड़ा लगा होता था। ये पतली पतली नली होती है, और ये कोई मान लीजिए कोई ये बना है आपका दिया, ऐसा होता है ना जलाने का। तो क्या है, किसी पतली सी नली में द्रव का चढ़ना, मतलब द्रव का ऊपर की ओर चढ़ना क्या है? केशकत्व है। मतलब किसी पतली नली में द्रव का ऊपर की ओर चढ़ना क्या है? केशकत्व है। ये हाई स्कूल की और 9th की किताबों में साइंस में मिल जाएगा आप लोगों को प्रॉपर तरीके से। अब केशकत्व निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये कारक आप जब कभी आपके 9-10 में आ जाए तो आ जाए, हो सकता है हो। इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, ये सभी पूछ लेता है, किन पर निर्भर करता है। तो एक मैं पहले बताता हूँ, श्यानता, जिसको आप बोलेंगे श्यानता, ये अनुक्रमानुपाती को प्रवाह की। अब ये बोलते हैं कि श्यानता किसे कहते हैं? श्यानता का आप सीधे अर्थ लगाएंगे गाढ़ेपन से। ठीक है, जैसे मोम खूब गाढ़ा होता है ना, तो मोम की श्यानता ज़्यादा होती है। अगर वहीं पर अगर मैं बात करूँ उदाहरण में कैरोसिन की, तो उसकी श्यानता कम होती है क्योंकि वो जल्दी से प्रवाह होता है, जल्दी से बह जाता है। अगर आप पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, तो उसकी श्यानता ज़्यादा होती है, मतलब कम होती है, और मोम की श्यानता ज़्यादा होती है। अब किन कारक पर निर्भर करते हैं केशकत्व? तो 2 कारक पर निर्भर करते हैं। कौन सा? जो केश का जो व्यास होता है ना, केश का व्यास जो ऊपर वाला ये पोर्शन होता है, ये लंबा लंबा सा, और वहाँ पर
लगी होती है, ये पतली नली नहीं होती जहाँ पर आप लोगों को जब दिया देखा होगा तो उसका जो पतली से ऊपर का जो पोर्शन होता है पतला सा, उसको उसको बोलते हैं केशिका का व्यास। इसका व्यास पर निर्भर करता है, व्यास पर, ठीक है। व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या को आर से। आप लोगों को ऑलरेडी मैथ में पढ़ाया गया होगा। अब हम बात करते हैं जो द्रव का घनत्व है, वो घनत्व वही कितना घना है, मतलब अब आप इस बात से अंदाजा लगाएंगे, बोले कि इस राज्य की इतनी घनी आबादी है, यानी किसी क्षेत्रफल पर उतने हजार व्यक्ति रहते हैं, उसको बोलते हैं घनी आबादी। यानी इतने बोलते हैं ना, बहुत घन घन मतलब घर बसे हुए हैं, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो इस बात से लगा जाता है कि किसी द्रव का घनत्व यानी कितना घन कितना है, वो मतलब कितना नजदीक 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 में उसके अणु हैं। जैसे ठोस की बात अगर आप बात करेंगे तो इसका जो मैं इसका हट के उदाहरण लेता हूँ, तो ठोस में बहुत नजदीक नजदीक को उसके अणु जुड़े होते हैं, ठीक है। तो मतलब ठोस का काफी नजदीक अणु होते हैं। और अब बात कर लेते हैं द्रव के घनत्व का। तो जो दूसरा इसका जो कारक है वो क्या है, द्रव का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब कितना घनत्व है, यानी कितना वो उनमें बहने की क्षमता कितनी है उसकी। नेक्स्ट है, अब लिखता है मतलब एग्जाम्पल इसमें। अब जैसे कि दिया की जो मैंने पहले बता दिया था, जो दिया की जो बत्ती में जो तेल का जो चढ़ता है ना ऊपर, वही क्या है, वो है आपका केशिकत्व। मैंने पहले उदाहरण में आपको बता दिया है। मुझको लगता है कि हाँ आपको पढ़ने में अच्छा आ रहा होगा, फीलिंग कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जाइलम, जब पेड़ में जैसे मान लीजिए कोई पेड़ खड़ा है, मैं बना देता हूँ यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ड्रॉ करते बनेगा नहीं। और ये मान लीजिए पेड़ है, मतलब लोग सोचिए कैसा पेड़ है, ये पत्ता ना कुछ है, ठीक है। तो इस पेड़ में आप लोग, हम लोग किसान हैं, किसान फैमिली से, अधिकतर सभी किसाने होंगे जितने वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो अब लोग जब खेतों में पानी लगाते हैं ना, तो ये जल इस मान लीजिए सतह है और जड़ों से ये पानी ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो जड़ों से जो जड़ें पानी को जो खींचती हैं, तो जाइलम एक वो होता है क्या बोलते हैं, और ये एक जाइलम एक ऊतक होता है, ऊतक। तो जाइलम ऊतक के द्वारा पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। ये तो क्या हो गया, ये आपकी ये केमिस्ट्री की बात हो गई। लेकिन केमिस्ट्री ले चल लेकिन अगर हम फिजिक्स से बात करें तो फिजिक्स में जाइलम में प्रवाह केशिकत पर आधारित होता है, यानी कि जाइलम जल को ऊपर की ओर ले जाता है। ये हम बात करेंगे, ये केमिस्ट्री में है, यानी कि रसायन विज्ञान में है। लेकिन अगर आप भौतिक की बात करेंगे, यानी जिस तरह दी के ऊपर जो मिट्टी के तेल केरोसिन चढ़ रहा था, उसी तरीके किसी पेड़ पर पानी ऊपर की ओर चढ़ता है, तो किसके द्वारा चढ़ता है, जाइलम के द्वारा चढ़ता है। समझ मुझको मुझको लगता है समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको बताने में। लिखा है खेत की सिंचाई अब जब करते हैं तो छोटी छोटी जो हल्के जो छेद बने होते हैं भूमि के अंदर, जैसे कि केचुआ कर देते हैं ना, तो उन्हीं के द्वारा उसमें पानी नीचे चला जाता है। फिर लिखा है नेक्स्ट इसी में है, लिखा है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग कागज में स्याही का चढ़ना। अच्छा कभी आप लोगों ने वो देखा है, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं जिसमें रसायन विज्ञान में उसको छाना जाता है, फिल्टर पेपर जिसको आप बोलते हैं, हाँ उसी, कभी उसमें स्याही देखना, उसमें कोई आप एक स्याही का बूंदा डाल दीजिए, बूंद डाल दीजिए, वो फैल जाएगा, ठीक है। तो किसका उदाहरण है, वो केशकत का उदाहरण है। लिखा है फाउंटेन जो पेन होता है, फाउंटेन जो कलम होती है, उसकी स्याही का ऊपर की ओर चढ़ना। ये किसका उदाहरण है, तो ये केशकत का उदाहरण है। अच्छा ये बताइए, एक इसका हट का क्वेश्चन इसी से है कि जो फाउंटेन पेन में जो वायुयान में जो ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर दाब कम हो जाता है कि ज़्यादा हो जाता है, और किसके कारण फाउंटेन पेन की स्याही रिस जाती है पेन से। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम भी देखें, क्योंकि इस क्लास में से मारती घुसी हुई, ठीक, बड़ी बड़ी तैयारी करने वाले लोग भी हैं इस क्लास से। तो अब हम बात करेंगे घनत्व। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। हम लोगों ने पढ़ा है, सब लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये नियतांक है, कांस्टेंट है, सूत्र भी है, ठीक है। अब जो आधा जो ये ना होता है, ना तरीके बनता है, इससे आप बोलेंगे घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। अब आप बात करेंगे इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ या अब्लिक जो वस्तु की मात्रा को घनत्व कहते हैं। अब मैंने बोला ना, किसी आयतन यानी किसी क्षेत्र में, ऐसे मान लीजिए क्षेत्र है और इसी पर 1000 लोग बसे हुए हैं, और इसी यही बराबर का कोई एक क्षेत्र है, वहाँ पर 800 लोग हैं, मतलब यहाँ पर लोग 800 हों और यहाँ पर लोग 1000 हों, 1000, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग बसे हुए, तो इस क्षेत्र की घनत्व ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, और लेकिन यहाँ पर 800 है, तो यहाँ पर इसका घनत्व कम है शहर का, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें, बढ़ जाएगा कि आगे और। अब हम बात करेंगे इसका मात्रक घनत्व का, ठीक है।
देखो किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इससे आप लोगों का एक क्वेश्चन बनेगा, कब बनेगा, आप जब कंप्यूटर जो एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जल का घनत्व सर्वाधिक कितने अंश सेंटीग्रेड पर होता है, तो वहाँ पर आपको केल्विन पे भी दे देगा। अब मैं बताता हूँ कि आपको वहाँ पर आंसर में कैसे आप लोग गलती करेंगे, क्योंकि हम बताते हैं। जैसे अपेक्षित घनत्व क्या होता है, जो इसका सूत्र है, ठीक है, इंटर में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा ऑलरेडी, ठीक है। क्या है, जो पदार्थ का घनत्व है, कोई पदार्थ है उसका घनत्व है और 4 अंश सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, ये अपेक्षित घनत्व का सूत्र है, इसको आप लोग याद करेंगे। ओके, अब आगे और बढ़ते हैं कि 4 अंश सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर क्वेश्चन पूछ लेगा और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको लगाना है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि और बढ़ते हैं। लिखा है 4 अंश सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर घनत्व तो सर्वाधिक होता है, लेकिन 4 अंश सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर पर आयतन निम्न होता है, ठीक है। जो वहाँ पर भी आप लोगों को आंसर ऐसा दे दें कि 4 अंश सेंटीग्रेड का पर आयतन कितना होता है, निम्नतम होता है कि उच्चतम होता है कि सर्वाधिक होता है, तो वहाँ पर आप उच्चतम मार के ठोक के चले आओ आंसर में, ऐसे गलती नहीं करना है। आयतन की इसने बात की है, यानी कि वॉल्यूम जिसको आप बोलते हैं, अगर उसकी बात की है वॉल्यूम यानी कि आयतन, आपको वहाँ पर निम्न ही लगा के आना है, उच्च जगह को लगा के नहीं आना है। अब आपको आंसर में आपको कैसे उत्तर देगा, 1 मिनट यहाँ लेता हूँ। वहाँ पर पूछेगा आपको कि जल का घनत्व सर्वाधिक किस टेम्परेचर पर होता है, तो आपको देगा 4 अंश केल्विन, ठीक है, 4 अंश सेंटीग्रेड और 4 अंश फ़ारेनहाइट, आपको ऐसे उत्तर देगा। अब आप लोग सोचेंगे कि ये है, इसका गुरु चक्कर है, ये है कि ये है कि ये है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ऐसी गलती ना हो, इसलिए मैं पहले ही सजग करके चल रहा हूँ कि आप लोग वहाँ पर गलती ना करें। 4 अंश सेंटीग्रेड पर इसका टेम्परेचर जल का सर्वाधिक होता है घनत्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब घनत्व क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन, लेकिन वहाँ से जब आप हल करने जाएंगे तो आपको ऐसे कुछ देगा, घनत्व बराबर बोलेगा प्रोपोर्शनल आयतन के, ऐसे ऑप्शन में एक देगा और एक ऑप्शन में ये देगा और एक ऑप्शन में ये देगा। तो आपको देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं होता है, बल्कि घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन, ठीक है। तो आपको आंसर में यही फर्स्ट वाला मानना है, यानी द्रव्यमान प्रोपोर्शनल होता है, मानी घनत्व होता है जो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आयतन के। क्योंकि मैं बहुत देर तक बोला नहीं हूँ ना तक, तो मेरा गला सूखने लगता है, ठीक है। और कोई भी अगर कहे कि बोला नहीं आता, तो भाई मेरे स्थान पर कोई आके बैठ के देखे और बोले कि हाँ कैसे बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे बात करने में, पढ़ाने में, बात करने में बहुत मतलब एनर्जी हो जाता, मतलब लॉस होती है ना, ठीक है। लिखा है बर्फ जल में तैरती है, ठीक है, क्योंकि उसका बर्फ का घनत्व कम होता है, क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है जल के घनत्व से कम होता है, तभी वो तैरता है। अब इसी में एक क्वेश्चन आ जाता है कि अ, जहाज पानी पर तैरता रहता है जबकि सुई डूब जाती है, क्यों, ये तर्क सहित यह कैसे, जल कैसे तैरता है और सुई कैसे डूब जाती है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये मुझको बताइएगा। ये अच्छा उदाहरण है आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, लिखा है तैरती बर्फ और पानी, कोई इसमें आप लोग कोई वो नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो, कोई जब तैरेगी जल में, तो ये माइंड में फिक्स करो कि हमेशा उसका घनत्व कम होगा, किससे घनत्व से, तो जल के घनत्व से कम होगा, तभी वो तैरेगी। जैसे कि वान गोलो झील जो जर्मनी में है, उसकी लवणता इतनी ज़्यादा है कि अगर आप 1 लीटर अगर आप उससे जल निकालेंगे उस झील से, तो 330 जो ग्राम है, आप लोगों को वहाँ पर उसमें नमक निकलेगा। उसकी लवणता को जैसे कोई भी अगर आदमी जानबूझकर अगर उसमें फेंक दिया जाए तो वो तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं, उसकी एक खासियत है। नेक्स्ट मूव कर जाएगा की ओर। हाँ, लिखा है ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों का, ये बीपीएससी में क्वेश्चन इसका आया था। अब कैसे क्वेश्चन आया था, मैं इसके बारे में क्लियर प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। बढ़ते हैं। लिखा है यदि तैरती हुई बर्फ पूर्ण रूप से पिघल जाए तो बर्फ में जल का स्तर समान रहेगा। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, चाहे आप लोग ट्राई करिए, अधिकतर घर में क्या होगा, फ्रिज होगा, ठीक है। अब क्योंकि जो वाटर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में होता है, तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, ठीक है। अब कैसे, अब ये जो के रूप में, ये ठोस रूप में होती है बर्फ, यानी जो वाटर होता है ये ठोस रूप में होता है, ठीक है।
और अपने घर में एक गिलास या कोई जग ऐसा कोई रख लीजिए, ठीक है, और एक बार में उसको डाल दीजिए ऊपर से, तो गिरेगा और कुछ पानी उसके साथ में कुछ नीचे फ्लो होकर कुछ पानी बहेगा, ठीक है। तो जब आप पहली बार उस बर्फ़ को डालेंगे तो जितनी बार में पानी में एक बार जितना निकलना होगा उसी बर्फ़ से, उससे जग से या मग्गे से या फिर ग्लास से निकल जाएगा। लेकिन जब बर्फ़ पूरी तरीके से पिघल जाएगी ना, तो उससे एक भी जल बाहर नहीं निकलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो क्यों, कोई भी जल हो, कहीं पर के भी जल हो, ठीक है, अगर वहाँ पर अगर आप डाल रहे हैं कौन सा CO2, यानी कि जो बर्फ़ होती है CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है ना जल के रूप में, तो वहाँ पर अब क्या है, जब वो पूरी तरह की पिघल जाएगी तो जल का स्तर हमेशा उतना ही रहेगा, जल बार-बार उससे गिरेगा नहीं बाहर, हमेशा उतना ही रहेगा। तो इससे क्या सीखने को मिला कि जब किसी भरे ग्लास या जग में, ये प्रश्न है, जब किसी जग या ग्लास में भरे पात्र में अगर हम ऊपर से ठोस बर्फ डाल दें तो उसके जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये ऑप्शन में देगा उतना ही रहेगा, पूरा जल निकल जाएगा, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आपको वहाँ पर तीसरा आंसर मानना पड़ेगा कि उसके जल के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बिहार का जो क्वेश्चन था उसमें कौन था, उसमें था कि एक केरोसिन से भरा एक पात्र है और उसी में बर्फ डाल दी जाती है, तो उसमें उस पात्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक बार में जितना केरोसिन निकलना हो निकल जाएगा, ओके, लेकिन बार बार उसमें से जल नहीं निकलेगा, उस जो केरोसिन का स्तर हमेशा उतना ही रहेगा, क्योंकि केरोसिन कुछ मात्रा में उड़ता भी है, जैसे आपका पेट्रोल डीजल उड़ जाता है हवा में, ठीक है। तो ये क्लास आज हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है, ठीक है, ओके। हाँ, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। और हम अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए, इससे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स हैं, उन सभी में ये उनके पास वीडियो पहुंच जाएगा, ओके। धन्यवाद, हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।